नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द ब्लैडो में। और आज मैं हाजिर हूं नई वीडियो के साथ और आशा करूंगा ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। तो यकीनन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों या मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछली 2 वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि एक बेस बनेगा और बेस जब बनेगा तो फिर जाके आप इन चीज़ों को देखेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक है उसका अगर हम नाम देखें तो उसका नाम है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। दोस्तों क्या साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप ज़रूर पिछली 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उनको देखोगे तो ही ये चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। और आप एक काम और करिएगा जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल मिलेगा। तो आप अगर मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आते डायरेक्ट लाइक कर दीजिए, पहले आप आइए और वीडियो को देखिए, नोट्स देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई नोट्स में मेहनत की गई है ना, तो ज़रूर आप मेरी वीडियो पर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ 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 एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, जिससे क्या होगा कि मुझे ये पता चल पाएगा कि मैं सच में एक प्रकार से आपसे किस तरीके का कनेक्ट कर पा रहा हूँ दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें देखिएगा कि पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। जो साहित्य इतिहास है भारत का, जो हमारे हिंदी में जो साहित्य इतिहास है, उस परंपरा का शुरुआत कहाँ से हुआ है। सबसे पहले उसकी अगर हम लिखने की शुरुआत बोलेंगे तो किसने की है, किस पुस्तक से लिखी है, किस भाषा में लिखी है। तो अब हम करेंगे हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषा नहीं बोलेंगे, हिंदी साहित्य का जो लेखन की जो परंपरा है। अभी हमने लेखन की जो पद्धति पढ़ी थी, 4 पद्धति हमने पढ़ ली थी, लेकिन अब हम बात करेंगे लेखन की परंपरा का। तो सबसे पहले हम जिनका नाम लेंगे दोस्तों वो हैं गारसादा तासी। हम किसकी बात करेंगे, गारसादा तासी की बात करेंगे। इनकी बात क्यों करेंगे तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इनकी एक पुस्तक है, कौन सी, इस्तवार। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, इस्तवार द लिटरेचर एंडवी ए हिंदुस्तानी। इस्तवार द लिटरेचर एंडवी ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास कि कौन से विद्वान, देखो फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया था। तो इस चीज को समझ के चलिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास अगर किसने हिंदी साहित्य को लिखा है ना दोस्तों, तो किसने लिखा है, फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने लिखा है। अब देखो क्या बोल रहा है, तासी की भाषा, तासी ने जो साहित्य को लिखा है उसकी भाषा कैसी थी, फ्रेंच भाषा थी। साथ में उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो जरूर याद रखिएगा। इसका जो प्रकाशन था 2 भागों में हुआ था दोस्तों। कितने भागों में हुआ था, 2 भागों में हुआ था। और जो पहला भाग था वो 2 बार प्रकाशित हुआ था। तो जिसका पहला प्रकाशन कब हुआ था, 1839 में, और दूसरा प्रकाशन कब हुआ था, 1847 में, सॉरी। लेकिन गारसादा तासी का जो इस्तवार द लिटरेचर एंडवी हिंदुस्तानी का जो दूसरा संस्करण आया था दोस्तों, कब आया था, 1871 में। याद रखना दूसरा संस्करण कब आया था, 1871 में। लेकिन जो पहला संस्करण था, पहला संस्करण जो था उसका 2 भागों में बटा था। पहला संस्करण का जो पहला भाग था वो 1839 में आया था, और पहला ही संस्करण का दूसरा जो भाग आया था वो 1847 में आया था, पहले संस्करण का। लेकिन दूसरा संस्करण कब आया था गारसादा तासी का, इस्तवार द लिटरेचर एंडवी हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण आया था 1871 में दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे को। मुद्रित मतलब ये कहां से प्रकाशित हुआ था, तो दोस्तों ये मुद्रित हुआ था कहां से, पेरिस से। ठीक है, पेरिस से। यहीं पे एक बात आती है कि पेरिस किस नदी किनारे है, तो याद रखना सीन नदी किनारे। किस नदी किनारे है पेरिस, सीन नदी के किनारे। पेरिस ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति द्वारा हुआ था। मतलब किसके द्वारा ये मुद्रित हुआ था, तो पेरिस में एक ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति द्वारा ये मुद्रित हुआ था। इसमें कवि संख्या कितनी मानी थी भाई, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो गारसादा तासी थे वो कहीं ना कहीं एक उर्दू प्रेमी थे। उन्हें उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच इन सारी भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था, लेकिन उन्हें पसंद थी
कौन सी, उर्दू लैंग्वेज। तो इसमें 738 कवि में से भी क्या बोला है, 72 तो है किसके, हिंदी के, और शेष कितने हैं, उर्दू के। तो शेष कितने बनने हैं, याद रखेंगे 666 प्लस 72, 6 और 2 8, 6 दूनी 12 13 का 3, 7 और 1 6 और 1 7, तो 738। तो 738 कवि हैं इसमें। हिंदी कितने हैं, 72, और बाकी किसके हैं, उर्दू के। सबसे मेन पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, वर्णानुक्रम पद्धति। गारसा दा तासी और मैं तुम्हें बता देता हूं शिव सिंह सेंगर, इन दोनों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में कोई पद्धति अगर प्रयोग करी थी तो वर्णानुक्रम पद्धति थी दोस्तों। अब वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है, कवियों का विवरण दिया जाता है उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार। अब वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, अगर इन पद्धतियों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो जो मेरी पिछली लास्ट वीडियो है आप उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। उसमें हर चीज़ को बहुत बारीकी से लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं मैंने उसमें बहुत ही ज़्यादा पुस्तकों का समावेश किया हुआ है दोस्तों। तो अगर आपको ये नोट्स मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों। अब बोले तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। जो गारसा दा तासी का जो ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ था इनका ग्रंथ का नाम क्या था, इस्तवार द लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी। इनके तासी ग्रंथ का नाम क्या था, इस्तवार द लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी का जो सबसे पहले हिंदी अनुवाद किया था, किसने किया था भाई, हिंदी अनुवाद। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षेण ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था, किस नाम से किया था, हिंदवी साहित्य का इतिहास 1952। तो गारसा दा तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद सबसे पहले किसने किया, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षेण ने किया था, और किस नाम से किया है, हिंदवी साहित्य का इतिहास 1952 के नाम पर दोस्तों। अब बात करते हैं महेश दत्त शुक्ल की। महेश दत्त शुक्ल की बात करना क्यों जरूरी है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। महेश दत्त शुक्ल के बारे में बात करना बहुत बड़ा कारण क्या है, क्योंकि भाषा काव्य संग्रह, इनने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह की क्या खासियत है, इधर देखते हैं। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया मतलब कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो सबसे पहला जो लिखने का प्रयास हुआ वो फ्रेंच भाषा में हुआ है दोस्तों, गारसा दा तासी द्वारा, इस्तवार द लिटरेचर एंदवी हिंदुस्तानी में। लेकिन वो बोल रहा है कि यह जो हिंदी साहित्य इतिहास था हिंदी भाषा में सबसे पहले महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया था, जिस साहित्य का नाम था भाषा काव्य संग्रह, पहली चीज। दूसरा बोल रहा है वो हिंदी भाषा में लिखा गया था। तीसरी चीज बोल रहा है कि प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास था जो नवल किशोर प्रेस, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था 1873 में। कब प्रकाशित हुआ था, 1873 में प्रकाशित हुआ था, और नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा ये प्रकाशित हुआ दोस्तों। अब हम बात करेंगे मौलवी करीमुद्दीन की। तीसरे नंबर पर कवि कौन सा आ रहे हैं या लेखक कौन सा आ रहे हैं, मौलवी करीमुद्दीन। अब देखो इन्होंने एक पुस्तक का नाम क्या है, तज़किरा ए शुअराई हिंदी, वैसे ई लिखा हुआ है इसमें, तज़किरा ए शुअराई हिंदी नाम है वैसे इस पुस्तक का, जिसको कब प्रकाशित किया था, 1848 में। हालांकि दिल्ली में प्रोफेसर थे ये, कहाँ थे ये, दिल्ली के अंतर्गत थे प्रोफेसर। अब बोल रहा है क्या कि इनने कवियों की संख्या कितनी लिखी थी, मौलवी करीमुद्दीन ने जो अपनी पुस्तक लिखी है तज़किरा ए शुअराई हिंदी 1848 में जिसका प्रकाशन हुआ था, इसमें इन्होंने कवियों की संख्या रखी थी, कवि की संख्या 104। बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न कि इन्होंने जो मौलवी करीमुद्दीन ने कवियों की संख्या रखी हुई है 104, और उसमें भी 62 ही हिंदी के कवि हैं, शेष किसके हैं, उर्दू के हैं, है ना। मुख्य बिंदु देखते हैं इसमें। सर्वप्रथम काल क्रम ध्यान में रखा गया परंतु नामकरण नहीं किया गया। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर किसी ने साहित्य को काल क्रम के आधार पर बांटा था तो वो थे
मौलवी करीमुद्दीन, लेकिन कालक्रम इनका एक प्रकार से क्यों उचित नहीं माना जाता? इन्होंने कालक्रम के आधार पर बांटा तो जरूर, लेकिन उसका नामकरण नहीं किया दोस्तों। तो जब नामकरण नहीं किया तो ये एक सटीक कालक्रम नहीं माना जाता। लेकिन सर्वप्रथम ध्यान किसने रखा था? हम बोलेंगे मौलवी करीमुद्दीन ने, लेकिन इन्होंने अपने कालक्रम का नामकरण नहीं किया था दोस्तों। अब बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम से? शिव सिंह सरोज नाम से पुस्तक लिखी थी दोस्तों। इसका प्रकाशन हुआ 1883 में। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है? 1883 में। और किस प्रेस से हुआ है? नवल किशोर प्रेस। कहाँ की है? लखनऊ की। कहाँ की प्रेस है? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ की। जिसमें कवियों की संख्या कितनी मांगी है? शिव सिंह सेंगर ने कवियों की संख्या कितनी मांगी थी अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में? तो 838 कवि। 838 कवि। इसमें देखेंगे, देखो इधर, जो अपने गारसादास तासी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द इस्तवार द लिटरेचर एंदुवी ए हिंदुस्तानी में कवियों की संख्या रखी थी 738, जिसमें हिंदी के कवि रखे थे 72। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में कितने कवि रखे हैं दोस्तों? 838। और इनकी जो लेखन पद्धति थी शिव सिंह सरोज, तो वर्णानुक्रम पद्धति। मैंने अभी बताया था आपको, गारसादास तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो इतिहास लेखन लिखा साहित्य का, उसकी जो लेखन पद्धति रखी है वर्णानुक्रम पद्धति रखी है। दूसरी चीज देखोगे, इसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया था दोस्तों। तो ये बात हमें पता है कि गारसादास तासी थे, उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण नहीं किया था, क्योंकि इन दोनों की साहित्य पद्धति, जो लेखन पद्धति है, वो क्या है? सेम है, वर्णानुक्रम पद्धति है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला नाम आ रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये, गारसादास तासी का। किसका नाम आ रहा है दोस्तों? गारसादास तासी का। देखते हैं गारसादास तासी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कहीं कहीं पे पुस्तक का नाम सिर्फ इतना दिखाता था, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन उत्तर भारत में बनी थी, इसीलिए हम बोल देते हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो दोस्तों इसका प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? तो इसका प्रकाशन हुआ है आपका 1888 में। कब हुआ इसका प्रकाशन? 1800 प्रकाशन हुआ 1888 में। और पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में हुआ था दोस्तों। कहाँ से हुआ है? देखो, बंगाल से हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ था। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए, तो दोस्तों भाषा की दृष्टि से अगर क्षेत्र निर्धारित किया किसी ने, तो किसने किया था? याद रखेंगे, अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित, हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित सबसे पहले सफल किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अब देखो इन्होंने क्या बोला है? क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली और प्राकृत और अरबी फारसी से मिश्रित उर्दू से पृथक किया दोस्तों। मतलब इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी और मिली हुई उर्दू से पृथक किया था। पहली बार कवियों के काल क्रम को वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्ति को उद्घाटित भी किया था। काल क्रम को
वर्गीकृत करते हुए। तो हमें पता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया था उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया था? कालक्रम अनुसार पद्धति, काल अनुक्रम पद्धति। तो दोस्तों ये पद्धतियां क्या होती है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पिछली आप वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको पता चलेगा कि किस राइटर ने, किस लेखक ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी पद्धति किस लेखक से या किससे संबंधित है। अब हम बात करेंगे लेखन पद्धति। देखो लेखन पद्धति, काल अनुक्रम पद्धति। हमें पता है कि क्या कि शिव सिंह सॉरी अपने कौन से हैं, मिस्र बंधु और कौन है, ग्रियर्सन। मिस्र बंधु और ग्रियर्सन ने काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। दूसरी चीज देखेंगे सबसे बड़ी, इसमें इन्होंने कवियों की संख्या कितनी मानी है? 952 कवियों की संख्या मानी है नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी तो हमारी किसकी थी? गारसादा तासी की थी। अब हम बात करते हैं किसकी पुस्तक की, तो हम बात कर रहे हैं ग्रियर्सन की, और ग्रियर्सन के पुस्तक के नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब बात करेंगे हम, इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं सदी और 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा है। भाई बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है ये, तुम जितने बार सोच रहे हो ना उससे ज्यादा बन चुका है क्वेश्चन। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं और 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा था। तो क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति ने या किसने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था? तो कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। देखो किशोरी लाल गुप्त ने इनका अनुवाद किया था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का क्या किया था? अनुवाद किया था हिंदी में। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। देखो अनुवाद दो हुए हैं अभी तक। एक हुआ था लक्ष्मी सागर वार्षण ने, जिसने गारसादा तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जो उन्होंने किया था 1952 में, किशोरी लाल गुप्त ने अब्राहम ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और जिसका प्रकाशन कब हुआ है? याद रखेंगे 1957 में। प्रकाशन कब हुआ है? 1957 में हुआ है। और पुस्तक में देखो क्या लिखा है साफ साफ, ग्रियर्सन ने हिंदी को आविष्कृत भाषा बोला है। बहुत बड़ा प्रश्न है भाई ये। ग्रियर्सन ने, किसने हिंदी को आविष्कृत भाषा कहा था? तो ग्रियर्सन ने कहा था। अब बात करते हैं अगला, ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं। तुलसीदास पर कितने निबंध लिखे? ग्रियर्सन ने 12। और तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया था किन्होंने? गारसादा तासी ने। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की, ग्रियर्सन ने 1889 में रामचरितमानस का संपादन किया था। कहाँ से? बिहार से। किसका पुस्तक का संपादन? रामचरितमानस का। अब एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें मैं लिखाई आपको, हाँ भाई ये कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ है? दोस्तों जरूर याद रखिएगा 1888 में। अब हम बात करेंगे किसकी? मिस्र बंधु की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मिस्र बंधु की। तो पुस्तक है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु ने किस पुस्तक का नाम लिखा था? मिस्र बंधु विनोद, जिसमें कितने कवि हैं? देखो 4591 कवियों का उल्लेख मिलता है। मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? 4591। मतलब कि इन्होंने 4591 कवियों का विवरण दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या करा इन्होंने कि इतने ज़्यादा कवियों का विवरण दे दिया। तो हम बात करेंगे कि देखो इधर मिस्र बंधु विनोद कितने भाई थे? 3 भाई थे। तो याद रखना, सबसे पहले गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिस्र बंधु जब हम बोलते हैं तो मिस्र मतलब इनके लास्ट में देखो मिस्र लगा हुआ है और बंधु मतलब भाई। तो मिस्र बंधु विनोद कितने भाइयों का समूह था? तो 3 भाइयों का था, जिसमें सबसे पहले गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल हैं। दोस्तों अगला हम बात करते हैं इनका प्रकाशन। मिस्र बंधु विनोद की जो पुस्तक थी, मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन देखो कब हुआ है? इसके पहले भाग जो हैं, ये प्रथम प्रकाशन 3 भागों में प्रकाशित हुआ था 1913 में। और जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था, वो जो चौथा भाग था 1934 में। मतलब इसके थे 4 भाग।
मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग थे? तो 4 भाग, जिसमें से 3 भाग जो हुए 1913 में प्रकाशित हो गए थे, और जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखेंगे मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग शुरू के 1913 में, देखो 3-13 लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, 1900 में नागरी प्रचारणी सभा, 1900 में कौन सी प्रचारणी सभा? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ था। बहुत बड़ा प्रश्न आ गया भाई, बहुत बड़ा प्रश्न है कि 1900 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ, और 1900 से 1908 तक, 1900 से 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास, कौन? बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक थे। जो 1900 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज कार्य प्रारंभ हुआ था, तो 1900 से 1908 तक उस कार्य का निरीक्षक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। लेकिन होता क्या है, होता देखो क्या है कि 1908 से 1916 तक, 1908 से 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, मतलब देखो डबल एस, क्योंकि 3 भाई हैं, एक है गणेश बिहारी मिश्र और एक है श्याम बिहारी, फिर है सुखदेव बिहारी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन बिहारी भाई या मिश्र भाई, मिश्र बंधु भाई इस काशी नागरी प्रचारणी में जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज कार्य निकाला था, उसके निरीक्षक कौन निम्न में नहीं था? तो क्वेश्चन आ जाएगा श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। तो याद रखिएगा डबल एस थे, मतलब कि श्याम, एक एस से श्याम, एक एस से सुखदेव, तो डबल एस भाई जो थे और गणेश बिहारी मिश्र नहीं थे। इसके निरीक्षक रहे 1909 से 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक रहे। मिश्र बंधु के अन्य ग्रंथ हैं हिंदी नवरत्न, कौन सा है भाई? हिंदी नवरत्न 1910, और दूसरा कौन सा है? हमने पढ़ लिया मिश्र बिंदु विनोद, 2 भागों में था, जिसके शुरू में 3 भाग जो शामिल हुए हैं, शुरू के 3 भाग जो आए हैं 1913 में आए हैं, और चौथा भाग जो है 1934 में आया। अब देखते हैं लेखन पद्धति। मिश्र बंधुओं की लेखन पद्धति कौन सी थी भाई? काल अनुक्रम पद्धति। काल अनुक्रम पद्धति में देखो क्या था, मैंने बोला है आपको, एक तो मिश्र बंधु विनोद है और एक है गिरियर्सन। गिरियर्सन और मिश्र बिंदु विनोद दोनों ने कालक्रम अनुक्रम पद्धति, मतलब कि लेखक कवि के जन्म को आधार बनाकर साहित्य लिखना। अब ये भी फेल पद्धति मानी जाती है हिंदी साहित्य की दृष्टि से, क्योंकि इसमें क्या है कि कवि को ही सबसे मेन मान लिया जाता है, कवि के चरित्र को ही मेन मान लिया जाता है, कवि की साहित्यिक घटनाओं को ही मेन मान लिया जाता है। जबकि जो वास्तविक साहित्य होता है वो क्या होता है? वास्तविक साहित्य होता है कि जनता की चित्तवृत्तियों को संचित करते हुए, मतलब कि समाज के यथार्थवाद को ही पिरोना, मतलब कि जनता और समाज का एक निष्ठ संबंध स्थापित करना ही साहित्य की परिभाषा कहलाती है दोस्तों। अब देखो इसमें एक पॉइंट आ रहा है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? देखो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? 16 जुलाई 1893 को। किसकी? नागरी प्रचारणी सभा की। और इसके संस्थापक देखो कौन है? संस्थापक में है 3 लोग। कितने लोग हैं? 3 लोग। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, तीसरे नंबर पे श्याम सुंदर दास। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन है? इसके पहले अध्यक्ष है बाबू राधाकृष्ण दास। बाबू राधाकृष्ण दास पता कौन है? हरीशचंद्र, जो भारतेंदु हरीशचंद्र है उनके फुफेरे भाई हैं ये। बाबू राधाकृष्ण दास कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई। तो पहले अध्यक्ष हैं राधाकृष्ण दास, और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई है 16 जुलाई 1893 में, और संस्थापक में है श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। दोस्तों अब हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। तो देखो रामचंद्र शुक्ल सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही किया गया है।
सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही किया गया है। अगला देखो इसमें पॉइंट क्या आ रहा है, इसकी रचना। रचना क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन देखो कब हुआ, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा काशी से। काशी की स्थापना कभी 1893 में 16 जुलाई को ही हुई है। अब देखो प्रकाशन वर्ष 1929, जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन कब हुआ है, 1929 में। यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सॉरी, इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य का विकास। दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन बनता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास था रामचंद्र शुक्ल का, वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों याद रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। अगली बात करते हैं लेखन पद्धति। लेखन पद्धति हमें पता है भाई विधेयवादी पद्धति है, और विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता कौन थे, तेन थे, जिन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया था, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ये चीज़ें क्या होती हैं, अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो में आप जा सकते हैं, आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों। अब देखो इन्होंने कवियों की संख्या कितनी मानी है, 1000। रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें कवियों की संख्या कितनी मानी है, 1000 कवियों की संख्या मानी। और 1000 से संबंधित देखो, अरे गिरियर्सन का छूट चुका है, गिरियर्सन में आप याद रखना, उसमें शायद कवियों का संख्या में शायद लिखना मैं भूल जाऊँ, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, 952 कवियों का उसमें उल्लेख था दोस्तों। और वहीं पे जो करीमुद्दीन था, उनकी जो तज़किरा शुराई हिंदी में 1004 कवियों का उल्लेख है, और रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों का उल्लेख है दोस्तों। कवियों की संख्या अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया गया था। कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया गया था। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, साफ साफ देखो, उन्होंने कवियों की संख्या से ज़्यादा किस चीज़ को महत्व दिया है, साहित्यिक मूल्यांकन को। और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी है, साहित्य का मूल्यांकन करना, तभी तो वो हिंदी साहित्य का एक सफल साहित्य कहलाएगा दोस्तों। अगली बात करते हैं, यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। कौन सा, हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों। शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 काल खंडों में विभक्ति किया था। तो सबसे पहले कौन सा है, देखो वीर गाथा काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है गद्यकाल। तो इसमें देखो ये एक 4 खंड है, लेकिन काल विभाजन या नामकरण के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने दूसरा नामकरण किया था, उसी को हम अभी पढ़ के चलेंगे। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य से कुछ वक्तव्य हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भाई क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। शुक्ल ने अपने से पहले लिखे साहित्य इतिहास को कविव्रत संग्रह कहा है। क्या कहा है दोस्तों, अपने से पहले लिखे साहित्य को कविव्रत संग्रह कहा है, जिसमें देखेंगे शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज में देखो हमें पता है कि 838 कवि थे, तो इसलिए उसने क्या बोला है, कविव्रत संग्रह। शिव सिंह सरोज को क्या बोला है इन्होंने, कविव्रत संग्रह। वहीं पे हम बात करेंगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसमें 252 कवि हैं। कितने कवि हैं, 952। तो बड़ा कविव्रत संग्रह बोला था, इसको क्या ना बोला इन्होंने, बड़ा कविव्रत संग्रह। साथ में देखो तीसरी चीज क्या रही है, मिश्र बंधु विनोद। इसमें तो 4591 कवि हैं, 4591 कवि हैं, इसलिए इसने क्या बोला, प्रकांड कविव्रत संग्रह। तो मतलब शिव सिंह सरोज को कविव्रत संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविव्रत संग्रह है, और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविव्रत संग्रह का संज्ञा दी थी दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें अगली लाइन की, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगली लाइन आ रही है, रीति काल के कवियों का परिचयात्मक मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया था। रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ लिखा है कि रीति काल के जो कवियों का मैंने परिचय दिया है वो किसकी पुस्तकों से लिखा है, मिश्र बंधु विनोद की। तो मिश्र बंधु विनोद हम जानते हैं 3 भाइयों के हैं, इनमें 3 भाग जो थे 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें ही 4591 कवियों का विवरण है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे, प्रत्येक देश की साहित्य का जनता की संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित प्रतिबिंब होता है, ये तो हमें पता ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है शुक्ल
ने इतिहास में सहयोगी सामग्री। तो हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की पुस्तक से इनने कुछ चीजें ली हैं। कविता कौमुदी किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। हालांकि कोविद हिंदी कोविद रत्नमाला देखो भाई कब आई थी, मैं तुम्हें बताता हूं। इसका पहला भाग था 1909 में और एक भाग आया था 1914 में। कविता कौमुदी 1917 में है रामनरेश त्रिपाठी की, और ब्रज माधुरी सार 1923 में है। कब आई थी दोस्तों? 1923 में वियोगी हरि द्वारा आई थी। तो इनने काफी कुछ चीजें ली है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास। रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी। अब हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। क्या बात कर रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय में देखो इनका जन्म कब हुआ है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1884 में और मृत्यु हुई है 2 फरवरी 1941 में। हालांकि इनकी मृत्यु कोई से भी लेखक की होती उतनी जरूरी नहीं होती है जितना हमें जन्म याद रखना होता है। तो जन्म रामचंद्र शुक्ल का 1884 में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो प्रमुख रचना में देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रस मीमांसा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सैद्धांतिक समीक्षा की हुई है इसमें इनने रस मीमांसा की। दूसरी है गोस्वामी तुलसीदास। तीसरा है महाकवि सूरदास व्यवहारिक समीक्षा। चौथे नंबर पे पुस्तक आ रही है आपकी, 5वें नंबर पे पुस्तक आ रही है चिंतामणि। 4 भागों का एक निबंध था चिंतामणि। तो सबसे पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। दूसरे नंबर पे है रस मीमांसा। तीसरे नंबर पे गोस्वामी तुलसीदास। चौथे नंबर पे महाकवि सूरदास। 5वें नंबर पे चिंतामणि। अब आ रही बात अगली पुस्तक की, विश्व प्रपंच। तो रामचंद्र शुक्ल की अगली पुस्तक का नाम क्या है? दर्शन से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? तो हम बोलेंगे विश्व प्रपंच। अब देखो काव्य स्रोत, तो काव्य स्रोत में लिखेंगे मधु स्रोत। तो इनका काव्य स्रोत कौन सा है? मधु स्रोत है। संपादन कार्य किस चीज का किया था इन्होंने? जायसी ग्रंथावली। तो जायसी ग्रंथावली का प्रकाशन किसने किया था? हम बोलेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा। दूसरा है नागरी पचाणी पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने संपादन किया था। अब अगला पॉइंट देखो क्या रहा है, विशेष कथन। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये लाइन भाई दोस्तों बहुत ज्यादा पूछी जाती है रामचंद्र शुक्ल की कि ये कथन किसका है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो यकीनन दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की जिसमें हम क्या करेंगे और पुस्तकों को देख के चलेंगे दोस्तों। तो यकीनन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप बेझिझक मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी इनकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप दिल से पढ़ते हैं, जो मैं नोट्स करवा रहा हूँ वो करते हैं, इसके बाद जैसे आदिकाल कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इतने सारे क्विज करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगा, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे वो सेट हो। इनके एग्जामों के इतने मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगा आपको कि जो इन गागर में से, जो ये सागर जो मैं आपको दे रहा हूं उसमें से जो गागर वाली चीज की मतलब कि सागर में गागर वाली जो हम बात करते हैं, सॉरी गागर में सागर, माफी चाहूंगा, गागर में सागर वाली जो हम बात करते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे और उसी चीज को मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, जो यकीनन आपको इन वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इतना मुझे ये मेरा अनुभव है। तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।